नमस्कार सभी को, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो में हमारे चैनल में भी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्मभूमि उपन्यास का जो सारांश था उसके जो पहले और द्वितीय भाग के सारांश को हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम तृतीय भाग से स्टार्ट करेंगे फिर से। ये वीडियो एक ही वीडियो होने वाला है, तृतीय चतुर्थ एवं पंचम। उसके बाद इसका जो एमसीक्यू पार्ट है और ग्रामर का भी 3-4 वीडियो है जिसको मैंने तैयार किया था पहले भी, वो भी इसी बीच अपलोड हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो अध्याय पहला जो उसका तृतीय भाग का है उसका शुरुआत होता है लाला समरकांत की विफलता एवं धार्मिक आडंबर के साथ। अमरकांत के घर छोड़कर चले जाने के बाद लाला समरकांत के जीवन के सारे मंसूबे धूल में मिल गए, क्योंकि वो अपने बेटे को भरोसा करके वहाँ पे रह रहे थे। उन्होंने सोचा था कि बुढ़ापे में बेटा व्यापार संभाल लेगा और वे चैन से भजन करेंगे, पर अमरकांत ने कुल मर्यादा और धर्म दोनों को दांव में लगा दिया था। समरकांत का व्यावहारिक जीवन उनके धार्मिक जीवन से अलग था। वे व्यापार में मिलावट और धोखे को गलत नहीं समझते थे, पर मंदिर के नियमों में कट्टर थे। अमरकांत की नीच जाति की लड़की सकीना से संबंध की खबर ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था, पर समाज के सामने वे इसे दबाने की कोशिश जरूर कर रहे थे। याद रखिए, वो कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने शांति के लिए मंदिर में भारी दान देना तथा वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। समरकांत का मानना था कि ईश्वर भक्ति भी एक प्रकार की स्वार्थ है और अपने धन के बल पर समाज में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे वो, इसी के माध्यम से। इस अध्याय में समरकांत के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन समाज के धनी वर्ग के मानसिक द्वंद्व और धार्मिक पाखंड का गहरा चित्रण वहाँ पे किया जा रहा है कि दिखावे के लिए वो ये सब कर रहे थे। पत्र और अमरकांत का पत्र और पारिवारिक ब्यौरा। अमरकांत के घर छोड़ने के 5 महीने बाद उसका पहला पत्र नैना को प्राप्त होता है, जो हरिद्वार के पास किसी गांव से लिखा गया था। नैना इस पत्र को पाकर भावुक हो जाती है तथा अमरकांत के बिना घर के सूनेपन का वर्णन करती है। सुखदा, जो अब धार्मिक चर्चा भक्ति में लीन रहने लगी थी, अमरकांत के पत्र के प्रति उदासीनता दिखाती है, लेकिन उसके मन में भी गहरी पीड़ा है अमरकांत को लेकर। पत्र से पता चलता है कि अमरकांत अब ग्रामीण सेवा में लग गया है। उधर काशी में समरकांत ने एक विशाल ठाकुरद्वारा बनाने का काम भी शुरू कर दिया है और वे अब पहले की तुलना में शांत और कम क्रोधी हो गए हैं। नैना अपने भाई और पिता के बीच की इस दूरी से दुखी है और वो अमरकांत को वापस बुलाने के लिए तड़प रही है। इस अध्याय में परिवार के बिखरने और सदस्यों के बीच बढ़ते वैचारिक मतभेदों को दर्शाया गया है, जहां प्रेम की जगह अब केवल औपचारिक कर्तव्य ही वहां पे रह गए हैं। मंदिर में अछूतों का अपमान और संघर्ष के बीच। तो समरकांत द्वारा आयोजित मंदिर की कथा में शहर उमड़ पड़ता है, जहां पंडित मधुसूदन अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कथा के दौरान कुछ अछूत, जिसको हम भंगी चमार की जाति से वहां पे बोला गया है, मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भगवान की कथा सुनने की कोशिश करते हैं, जिससे ब्रह्मचारी और समरकांत अपना अपमान समझते हैं। ब्रह्मचारी उन्हें गालियां देते हुए जूतों से मारते हैं और मंदिर को अपवित्र करने का आरोप भी लगाते हैं। इस अन्याय को देखकर डॉक्टर शांति कुमार और उनके छात्र उत्तेजित होते हैं। शांति कुमार मंदिर के ठेकेदारों को ललकारते हैं, जिस धर्म की रक्षा जूतों और लाठियों से की जाए वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता। ये शांति कुमार वहां पे बोलते हैं। वे तर्क देते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं, मंदिर सबकी संपत्ति है। यह घटना नगर में एक बड़े सामाजिक विद्रोह की नींव डालती है, जहां पहली बार दलितों के मंदिर प्रवेश का मुद्दा गंभीर रूप से उभरता है। उससे पहले उभरा नहीं था। शांति कुमार का वैकल्पिक प्रवचन और जन जागृति। मंदिर की घटना के अगले दिन डॉक्टर शांति कुमार नौजवान सभा के सामने एक स्वतंत्र सभा का आयोजन करते हैं, जहां अछूतों और गरीबों का अपार जनसमूह उमड़ता है, क्योंकि उनके बारे में था, पहले कभी हुआ नहीं था ये सब। क्योंकि मंदिर में उनकी जगह नहीं थी। शांति कुमार उन्हें समझाते हैं कि वे समाज के बुनियादी शक्ति है, फिर भी उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो नीच जाति के लोग वही कामकाज करते हैं। वे दलितों को प्रेरित करते हैं कि जब तक
वे खुद को हीन समझेंगे, दुनिया उन्हें दबाती रहेगी। वे घोषणा करते हैं कि मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है और भगवान सबकी पुकार सुनते हैं। सभा के अंत में शांति कुमार लोगों को मंदिर की ओर चलने और दर्शन करके अपना हक मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नैना भी चुपके से सभा में पहुंचते और शांति कुमार के ओजस्वी विचारों से प्रभावित होती है। यह अध्याय समाज के दबे कुचले वर्ग के आत्मसम्मान के जागरण तथा शांति कुमार की क्रांतिकारी सोच को समर्पित है। ये जो भाग है, मंदिर द्वार पर सत्याग्रह, भीषण लाठीचार्ज। शांति कुमार के नेतृत्व में हजारों अछूत मंदिर के और कुछ करते हैं, मतलब जाते हैं। मंदिर के द्वार पर लाला समरकांत और ब्रह्मचारी लाठियां लेकर खड़े हैं ताकि किसी अछूत को मंदिर में घुसने न दिया जाए। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होती है, जहां समरकांत इसे सनातन धर्म की मर्यादा का जो प्रश्न बनाते हैं, जबकि शांति कुमार इसे मानवीय अधिकारों का मुद्दा कहते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है तथा पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस शांतिपूर्वक खड़े लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर देती है, जिससे शांति कुमार गंभीर रूप से घायल होते हैं। फिर से दूसरे बार घायल होते हैं। लोगों में भगदड़ मचती है, लेकिन तभी सुखदा मैदान में आती है। वो भागते हुए लोगों को ललकारती है, तो धर्म के लिए प्राण देना गौरव की बात है। सुखदा के साहस देखकर लोग वापस लौट आते हैं और पुलिस की संगीनों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। अंततः प्रशासन को झुकना पड़ता है और मंदिर का द्वार सबके लिए खोल दिया जाता है। सुखदा का नेतृत्व तो यहाँ से एक तरह से विकसित होता है और जो सामाजिक सुधारों पर वो काम कर रही थी, उसका एक तरह से विकास रूप यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। मंदिर के द्वार खुलने के बाद सुखदा नगर की सर्वमान्य नेत्री बन जाती है, क्योंकि उसी के नेतृत्व में ये सब हुआ था। सुखदा पहले विलासिता प्रेमी थी, वो अब सेवा त्याग की प्रतिमूर्ति बन गई। शहर की तंग गंदी गलियों में घूम घूम कर गरीबों की दशा देखती है और नशेबाजी के खिलाफ आंदोलन शुरू करती है। सुखदा अब घर को ऐशो आराम को बोझ समझने लगती है, जो कि वो जहाँ पे रह रही थी, और वो खुद भी एक साधारण मजदूर की तरह जीवन जीने की प्रयास करती है। उसके प्रभाव से शहर में कई सामाजिक संस्थाएं सक्रिय हो जाती है और दलितों में शिक्षा का प्रचार बढ़ने लगता है। लाला समरकांत की बहू के इस नए रूप से जो खुद के अपने बहू के इस नए रूप से थोड़ा सा दब जाते हैं, वहाँ से दब जाते हैं, क्योंकि पूरा शहर अब सुखदा की पूजा कर रहा था। और इस अध्याय में सुखदा के चरित्र के पूर्ण रूपांतरण, जो कि अंत तक रहता है उपन्यास के, उसके नेतृत्व में शहर आए महान परिवर्तनों को सजीव वर्णन यहाँ पे किया गया है। शांति कुमार का द्वंद्व और अमरकांत का उत्तर। अस्पताल में महीनों तक शय्या सेवन के दौरान शांति कुमार के मन में कई वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। वे अपनी नौकरी छोड़ अब पूरी तरह सेवाश्रम को समर्पित होने के बारे में सोचते भी हैं। इसी समय अमरकांत का एक लंबा पत्र लिखते हैं अमरकांत को, जिसमें वे शहर के आंदोलनों और सुखदा की विजय की वर्णना करते हैं। अमरकांत का जवाब आता है, जो उसके मन की पराजय, सुखदा के प्रति उपजी नई श्रद्धा को दर्शाती है। अमरकांत स्वीकार करता है कि उसने सुखदा को समझने में भारी भूल की और अब वो खुद को उसका अनुगामी मानता है। शांति कुमार भी सुखदा से मिलते हैं और महसूस करते हैं कि नारी हृदय की व्यथा शक्ति पुरुषों को समझ से बाहर है। यह अध्याय दो मित्रों के बीच वैधिक पत्राचार और उनके द्वारा जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की खोज पर आधारित है ज्यादातर। रेणुका देवी का ट्रस्ट और नैना का विवाह। सुखदा की माता रेणुका देवी अपनी समस्त संपत्ति सेवाश्रम के नाम एक ट्रस्ट में कर देती है, चाहती है कि धन गरीबों और अछूतों की शिक्षा में काम आए। इसी बीच नैना का विवाह लाला धानीराम, याद रखिए ये नाम आएगा बाद में, उनके पुत्र मनीराम से तय होता है। धानीराम नगर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन उनके और समरकांत के बीच मंदिर विवाद के कारण द्वेष था और विवाह के माध्यम से बांटने की कोशिश की जाती है। और नैना अपनी इच्छाओं को दबाकर पिता की आज्ञा को मान लेती है, जबकि मनीराम एक शराबी और विलासी युवक है। जानते हुए भी मनीराम नैना के सादगीपूर्ण जीवन में उसके भाई के क्रांतिकारी विचारों से चिढ़ता है। इस अध्याय के एक और त्याग, जो रेणुका देवी की दान, दूसरी ओर सामाजिक समझौते, जो कि नैना का विवाह, ये एक तरह से जानबूझकर उनके ऊपर अत्याचार करने की तरह है, उसको दर्शाता है। सुखदा और सकीना का भेंट। सुखदा को जब पता चलता है कि सकीना बीमार है, तो वो उससे मिलने घर पहुंचती है। वहां दोनों के बीच अमरकांत को लेकर खुली बातचीत होती है। सकीना सुखदा को बताती है कि अमरकांत ने उसे कभी वासना की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि वो तो उनके प्रेम की भूखी आत्मा थी। सकीना अमरकांत के प्रति अपने मुक्त और पवित्र प्रेम को स्वीकार करती है, जिससे सुखदा का मन उसके प्रति साफ हो जाता है। इधर सलीम ICS की परीक्षा पास कर लेता है। उसकी
तैनाती उसी जिले में होता है जहां अमरकांत है। सलीम भी सकीना से प्रेम करने लगता है, उससे विवाह करना चाहता है। यह अध्याय स्त्रियों के बीच द्वंद्विता के समाप्त होने और मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर उनके एक होने को जो एक कथा है उसके बारे में है। धानीराम के घर संघर्ष और मनीराम का अहंकार। सुगदा सेठ धानीराम के घर उससे मिलने जाती है, लेकिन वहां उसका सामना मनीराम से होता है। मनीराम जो कि अपने धन और ऊंचे व्यापारिक संबंधों में अहंकार में डूबा होता है, वो सुगदा और अमरकांत के आदर्शवाद का मजाक उड़ाता है और उन्हें फटेहाल और गली कूचे की हवा खाने वाला कहता है, बेइज्जत करता है। सुगदा मनीराम के इस हृदयहीनता स्वार्थपरता पर उसे कड़ी फटकार लगाती है और कहती है कि धन से मान नहीं मिलता। धनीराम बीमार है, लेकिन मनीराम उन्हें मिलने नहीं देता क्योंकि वो घर का सर्वे सर्वा बनना चाहता था। सुगदा अपमानित होकर वहां से निकल जाती है और धनीराम के परिवार से अपने सारे नाते तोड़ भी देती है। इस अध्याय में पुराने कुलीन परिवारों के भीतर पले नैतिक पतन और धन लोलुपता के यथार्थवादिता का यहाँ पे चित्रण है। नैना की व्यथा और पारिवारिक विच्छेद। सावन की महीने में नैना अपने मायके आती है, वहां सुगदा के सामने अपने वैवाहिक जीवन का कड़वा सच खोलती है। वो बताती है कि मन्ना मुझसे केवल अपनी विलासिता का साधन समझता है और उसके हृदय में कोई कदर उसके लिए नहीं है। नैना का मन विरक्त हो चुका है और वो अपने केवल मुन्ने या फिर अमरकांत के पुत्र का सेवा कार्यों में मन लगाती है। और सुगदा भी अब घर के बड़े महल को छोड़कर गरीबों के बीच एक छोटी सी कोठरी में रहने का निश्चय करती है। और इसी बीच डॉक्टर शांति कुमार भी नगर के विकास की और गरीबों के लिए मकानों की समस्या को लेकर सुगदा के पास आते हैं। देखते हैं कि धनीराम और म्यूनसिपालिटी बोर्ड गरीबों के जमीन हड़प कर वहां बंगले बनाने चाहते हैं। नैना का दुख और नगर की समस्या मिलकर एक नए संघर्ष का मार्ग वहां पे प्रशस्त करता है। नगर का आंदोलन और सुगदा की गिरफ्तारी। नगर में गरीबों के घरों के लिए म्यूनसिपालिटी बोर्ड के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होता है। सुगदा और शांति कुमार हड़ताल का आयोजन करते हैं। धानीराम उनके सहयोगी इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस का सहारा लेते हैं। सुगदा घर घर जाकर गरीबों को संगठित करती है, जिसे धानीराम और मनीराम बौखला जाते हैं तथा सरकार बाद में और सुगदा एवं अन्य जो प्रमुख नेता है की गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। समरकांत जमानत देना चाहते हैं, लेकिन सुगदा स्वाभिमान के साथ जेल जाने का रास्ता चुनती है। जेल जाते समय नैना को मुन्ने की जिम्मेदारी सौंपती है और नगर की जनता उसे अश्रुपूरित विदाई देती है। यहाँ तीसरे भाग का समापन होता है, जहाँ सुगदा की जेल यात्रा उसके त्याग और नेतृत्व की सर्वोच्च पराकाष्ठा बन जाती है। चतुर्थ भाग में अमरकांत किस रूप से जेल जाता है संघर्ष कर यहाँ पे उस भाग का वर्णन है। और अंतिम भाग में सभी का एक तरह से भरत मिलाप होता है, मतलब सभी जाके एक ही जेल में रुकते हैं और वहां से एक तरह से नाटक को आगे उपन्यास को आगे लेते हैं। अमरकांत और सलीम का पुनर्मिलन। अमरकांत जो उस समय ज्ञात होता है उसका घनिष्ठ मित्र सलीम अब आईसीएस अधिकारी बन गया है, जिले के हाकिम नियुक्त हुए हैं, तो वो उससे मिलने शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। पहाड़ी पथरीले रास्तों में पैदल पार कर अब वो सलीम के बंगले में पहुंचते हैं, तो दोनों रहन सहन का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अमरकांत एक साधारण देहाती बेस में है, जबकि सलीम सरकारी ठाट बाट और बिलस्ता में डूबा हुआ होता है। अमरकांत भी देखते हैं ये सब। सलीम अपने अर्दली के सामने अमरकांत की गंवारू सूरत देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने मित्र का स्वागत भी करता है। दोनों के बीच जीवन के आदर्शों उद्देश्यों पर लंबी बहस होती है। सलीम तर्क देता है कि हुकूमत और पद का अपना गौरव है, लेकिन अमरकांत का मानना है कि सेवा और सादगी ही जीवन का वास्तविक मूल्य है। सलीम उसे बताता है कि जिला कलेक्टर जो है मिस्टर गजनबी, जो कि शांति कुमार के पुराने मित्र मतलब थे, उससे मिलना चाहते हैं। रात के समय वे दोनों साथ भोजन करते हैं, जहां सलीम बिलस्ता और अमरकांत के संयम का विरोध मुखर होता है और सलीम उसे सकीना के बारे में भी याद दिलाता है, जिससे अमरकांत के मन में पुरानी स्मृतियों का कोलाहल मच जाता है। यह अध्याय सत्ता और सेवा के दो विपरीत ध्रुवों के बीच मित्रता और उनके बीच एक वैचारिक बदलाव को गहराई से चित्रित करता है। ग्रामीण सुधार और आंतरिक द्वंद। अमरकांत के व्यक्तित्व और कार्यशैली में अब भारी परिवर्तन आ गया है। वो अब पहले की तुलना में अधिक अनुशासित, कठोर, लक्ष्य प्रेरित हो गया है। गांव घूमकर स्वच्छता, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति का प्रचार करता है, जहां उसका सामना अक्सर स्वामी आत्मानंद के उग्र विचारों से होता है। अमरकांत का मानना है कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं को स्वयं उदाहरण बनकर दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो स्वयं कचरा साफ करने या श्रमदान करने के पीछे नहीं हटता करने से पीछे नहीं हटता।
गुदर चौधरी और अन्य ग्रामीण कार्यकर्ता भी अमरकांत की इस कर्मठता से प्रभावित होते हैं। हालांकि वे कभी कभी उसके सख्त अनुशासन से थक जाते हैं। फिर भी इसी दौरान मुन्नी और अमरकांत के बीच एक भावात्मक तनाव उत्पन्न होता है। अमरकांत अपने पत्नी व्रत के आदर्श के कारण मुन्नी से दूर भागते हैं, जिससे मुन्नी को गहरी ठेस पहुंचती है। मुन्नी उसे स्पष्ट शब्दों में बताती है कि वो उसकी कोई अनुचित मांग नहीं रखती, बल्कि केवल उसका स्नेह और सम्मान चाहती है। अमरकांत का मन मुन्नी की इस निश्चल भक्ति और अपने उच्च सिद्धांतों के बीच झूलता रहता है, जो कि उसके चरित्र की जटिलता को और भी प्रदर्शित वहां पे करता है। मंदी का प्रभाव और लगान का संकट। इस अध्याय में तत्कालीन समय की आर्थिक मंदी और कृषि जो संकट का सजीव चित्रण किया गया है, जो कि पैदावार की कीमतों में इतनी गिराई आने के बावजूद किसानों के लिए उगाने के लिए संभव नहीं था। मतलब वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके अनाज पहले से बहुत ही कम दाम में बिकता था। उसे अब कोई कोड़ियों के दाम में भी नहीं पूछ रहा था, मैंने अभी बताया। इस भीषण संकट के बावजूद क्षेत्र में जमींदार महंत आसाराम गिरी किसानों पर पूरा लगान देने के लिए दबाव डाल रहे थे और उनके कारकुन अत्याचार पर उतर रहे थे। गंगा के तट पर एक विशाल पंचायत बुलाई जाती है, जहां किसान अपनी व्यथा सुनाते हैं। भोला और गुदर चौधरी जैसे वृद्ध किसान महंत जी से प्रार्थना करते हैं और रियायत मांगने के पक्ष लेते हैं, जबकि स्वामी आत्मानंद उग्र आंदोलन और महंत के घर को घेरने की वकालत करते हैं। अमरकांत का बीच का रास्ता जो वो निकालता है, वहां पे किसानों को समझाता है कि विद्रोह करने से पहले हमें शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए पहले, ताकि हम सवर्णों और सरकार के कोप का शिकार ना बने। वो किसानों को बीमार बैल का उदाहरण देकर समझाता है कि यदि जमींदार किसानों को मार डालेगा तो उसे भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये अमरकांत समझाता है सभी को। जनमत का रुख और मुन्नी का समर्थन। पंचायत के अंत में अमरकांत को महसूस होता है कि जनता का झुकाव स्वामी आत्मानंद के उग्र विचारों के और अधिक है, जिससे वो स्वयं को उपेक्षित और दुखी अनुभव करता है। उसे लगता है कि शांतिवादी नीति अब बेअसर हो रही है और किसान अपने दुखों के कारण हिंसक बने जाने रहे। इसी हताशा के क्षण में मुन्नी उसके पास आती है। प्रारंभ में वो अमरकांत के साथ खिंचाव महसूस करती है, लेकिन अंततः उसकी योजनाओं का समर्थन करती है। मुन्नी की बुद्धिमत्ता, उसका समर्पण अमरकांत के टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देते हैं। वो अनुभव करता है कि शिक्षित स्वामी आत्मानंद से कहीं अधिक समझदार तो यह अनपढ़ है। ये जो भाग है, ये जो लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण स्त्रियां है जो संघर्ष की गहराइयों को समझती है। मुन्नी उसे आश्वासन देती है कि वो महंत से मिलने की और उसकी योजना में उसका साथ देगी और किसानों को उग्र होने से रोकेगी। इस अध्याय में अमरकांत की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा, मुन्नी के माध्यम से मिलने वाले मानसिक संबल तथा मार्मिक वर्णन है और आंदोलन का एक नई वहाँ पे दिशा भी तय होता है। महंत के दरबार में अमरकांत जो गुदर चौधरी महंत आसाराम गिरी से मिलने उनके मुख्याल में जाते हैं, जहाँ के ऐश्वर्य और विलासिता देखकर वो चकित हो जाते हैं। वहाँ का भंडार, आभूषण और हाथियों घोड़ा की शालाएं किसानों की दरिद्रता का मजाक उड़ाती प्रतीत होती है। महंत जी एक दिव्य और सौम्य मूर्ति के समान सोने की कुर्सी पर विराजमान है, जिनके चारों ओर भक्तों और विलास की सामग्रियों का घेर है। ये उस भाग का वर्णन है जहाँ पे वो लोग गए हुए थे उनके द्वार पर। अमरकांत को वहां कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कारकुनों एवं चपरासियों के नखरे सहने पड़ते हैं। अतः जब वो महंत जी के सामने अपनी वो अर्जी पेश करते हैं, महंत बड़ी कुशलता से सहानुभूति प्रकट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसानों की दशा का ज्ञान ही नहीं था। सरकार से रियासत मांगने के लिए वादा करते हैं और तब वो सख्ती ना बरतने का झूठा आश्वासन भी देते हैं, लेकिन बाद में वो वही करते हैं। अमरकांत खुशी खुशी वापस लौटते हैं और गाँव वालों को विजय का समाचार सुनाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र शांति छा जाती है। हालांकि प्रयाग और काशी जैसे अनुभवी किसान अब भी महंत के इरादों पर संदेह करते हैं और बाद में सच जो वो मतलब समझ रहे थे वो सच भी साबित होता है। प्रशासन और विप्लव की गूंज। महंत के वादे केवल कागजी साबित होते हैं। लगान की वसूली के लिए कारकुन फिर अत्याचार शुरू कर देते हैं। अमरकांत इस स्थिति का शिकायत लेकर सलीम के माध्यम से हाकिम जी, जो जिला के हाकिम थे मिस्टर गजनबी, उनसे मिलता है। गजनबी एक उदार और विनोदी व्यक्ति थे, लेकिन वो सरकार के नियमों और जाब्ते के गुलाम थे। स्पष्ट कर देते हैं कि सरकार आसानी से अपनी आय में कमी नहीं करेगी, आंदोलनकारियों को सख्ती से दबाया जाएगा। इसी भी सलीम को इस क्षेत्र का तहकीकात का जिम्मा सौंपा जाता है, लेकिन वो प्रशासनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत आलस्य के कारण किसानों को कोई राहत नहीं दे पाता।
ये जो भाग है। और बैठक के दौरान गजनबी अमरकांत की पत्नी सुगदा के शहर में चल रहे नेतृत्व की प्रशंसा करती है, जिससे अमरकांत को सुगदा के चरित्र के नए और शक्तिशाली पक्ष का पता भी वहां पे चलता है। सलीम और अमरकांत के बीच दोस्ती और सरकारी कर्तव्य पर संघर्ष इस अध्याय का मुख्य केंद्र है, जहां पर गजनबी सलीम को स्वामी आत्मानंद पर नजर रखने का आदेश देता है, जिससे आने वाले दमन चक्र की नींव पड़ती है, जो बाद में होता है इसी भाग में। आंदोलन का उग्र स्वरूप और गिरफ्तारी का निर्णय। किसानों की दशा बिगड़ने और साथ ही आंदोलन उग्र हो जाता है। महंत जी द्वारा दी गई आंशिक रियायत की किसान जो है नाकाफी मानते हैं और पूरी लगानबंदी और कदम बढ़ाने के लिए वो जाते हैं। इसी समय अमरकांत को नैना का पत्र मिलता है, जिससे उसे सुगदा की गिरफ्तारी और शहर के आंदोलन की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। अपनी पत्नी के साहस की खबर पाकर अमरकांत के भीतर का योद्धा जाग उठता है। वो एक ओजस्वी भाषण देकर किसानों को किसी भी परिस्थिति में लगान न देने के लिए तैयार करता है। दूसरी ओर थानेदार सलीम के इस भाषण की रिपोर्ट देता है, जिससे प्रशासन विद्रोह मानता है वो उसके भाषण के द्वारा। गजनबी सलीम को आदेश देता है कि वो अमरकांत और आत्मानंद को तुरंत गिरफ्तार कर ले। सलीम एक गहरे अंतर्द्वंद में फंस जाते हैं, क्योंकि अमरकांत उसका दोस्त था। वो अपने परम मित्र को हथकड़ी नहीं पहनना चाहता, लेकिन अपनी सरकारी नौकरी और वफादारी से भी वो बंधा हुआ होता है। वो अपनी पत्नी और दोस्तों को विवशता भरे पत्र लिखता है। अंततः अमरकांत को ससम्मान लाने के उद्देश्य से स्वयं गाँव जाने के लिए वो कोशिश करता है और जाता भी है, लाता भी है, लेकिन वहाँ पे और एक थोड़ा सा मसला खड़ा होता है। देखते हैं सलीम द्वारा अमरकांत की गिरफ्तारी। सलीम मोटर लेकर अमरकांत के गांव पहुंचता है। वो उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण देता है मित्र के भांति, ताकि उसे पुलिस के अपमानजनक व्यवहार से बचाया जा सके। अमरकांत सलीम की व्यवस्था को समझता है और शांतिपूर्वक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही गांव वाले को भनक लगती है उसके भैया पकड़े गए हैं, मुन्नी के नेतृत्व में हजारों का भीड़ मोटर को घेर लेती है और हिंसक होने लगती है। मुन्नी लोगों को ललकारती है कि वे अपने नेता को बचाएं, ताकि अमरकांत मोटर से बाहर निकलकर जनता को शांत करता है। वो उन्हें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, कहता है कि उनकी जीत उनके त्याग और अनुशासन में है, ना कि हिंसा में। जनता उसके आदेश के आगे नतमस्तक होकर रास्ता छोड़ते हैं। अमरकांत और सलीम मोटर में बैठकर शहर की ओर रवाना होता है, जहां एक मित्र अधिकारी है और दूसरा बंदी। मुन्नी के आंखों में आंसू लिए मोटर को दूर जाते देखती रहती है, जो ग्रामीण आंदोलन को एक अध्याय के समापन और व्यक्तिगत वियोग की पराकाष्ठा है। इसी के साथ चौथा भाग समाप्त भी होता है। पांचवें भाग में अगर हम बढ़े, लखनऊ जेल में सुगदा का आत्म मंथन और समरकांत से भेंट। लखनऊ के सेंट्रल जेल के जनाने वार्ड में सुगदा एक वृक्ष के नीचे खड़ी बाहर की दुनिया की झलक पाने में आतुर रहती है। जेल के एकांत और चार दीवारी ने उसे भीतर का एक गहरा परिवर्तन ला दिया, जहां अब उन्हें छोटी छोटी खुशियों और अनुभूतियों के लिए लालायत रहती है, जिन्हें उसने पहले तुच्छ समझा था। इसी दौरान लाला समरकांत उससे मिलने जेल पहुंचते हैं और मुन्ने या फिर रेणुकांत को देखकर भावुक हो जाते हैं। वो कौन? ये जो समरकांत है। समरकांत सुगदा को शहर में ताज़ा हालातों से अवगत कराते हैं, जहां गरीबों के घरों के लिए चल रहा आंदोलन अब भी भीषण रूप ले चुका है और पठानीन जैसी वृद्ध महिला उसका नेतृत्व कर रही है। सुगदा को ये दुखद समाचार भी देते हैं कि सलीम ने ही अमरकांत को हरिद्वार के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस समाचार को सुनकर सुगदा के मन में अमरकांत के प्रति रही से कटुता भी समाप्त हो जाती है और वो स्वीकार करती है कि सारा दोष उसकी अपनी विलसता और समझ का था, जो उसने उस समय अमरकांत को नहीं वो दे सकी। ये वो खुद ही स्वीकार करती है। समरकांत से आग्रह करती है कि तुरंत हरिद्वार जाकर अमरकांत की सुध ले, मतलब उनसे छुड़ा ले, जिससे समरकांत के भीतर भी पुत्र मोह और कर्तव्य की नई भावना जागृत होती है। सुगदा और मुन्नी का मिलन तथा त्याग का संकल्प। सुगदा के कमरे की सफाई के लिए जेल प्रशासन ने मुन्नी को नियुक्त किया है, जिसे हरिद्वार के आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। मुन्नी और सुगदा के बीच अमरकांत को लेकर लंबी चर्चा होती है, जहाँ मुन्नी अमरकांत को निस्वार्थ चरित्र और ग्रामीण के प्रति उसका समर्पण की प्रशंसा करती है। मुन्नी के शब्दों ने सुगदा के हृदय की मलिनता को पूरी तरह धो दिया था और उससे अमरकांत के वास्तविक महान रूप को आभास उसे हो गया था। मुन्नी उसे बताती है कि कैसे सरकार गरीबों का रक्त चूस रही है और लोग अब अपने हक के लिए मरने के लिए तैयार भी है। इसी समय जब लेडी मेट्रन सुगदा को विशेष सुविधाएं और नौकरानी मुन्नी को उसको देने के लिए बात करते हैं, तो सुगदा का स्वाभिमान जाग उठता है। वो किसी भी प्रकार की सरकारी रियायत लेने के से इनकार कर देती है और मुन्नी के साथ ही वो रहने चली जाती है। उसके वार्ड में सामान्य कैदी की तरह उसके साथ में रहने के लिए वो चली जाती है। सुगदा का ये निर्णय उसके पूर्ण चारित्रिक रूपांतरण फिर से ये तीसरी बार हुआ है
और जहां अब वो महलों की सुख सुविधा को त्याग कर सेवा और तपस्या के मार्ग को पूरी तरह अपना लेती है। हरिद्वार अंचल में पुलिस का दमन, समरकंद सलीम का टकराव। हरिद्वार के पहाड़ी इलाका में पुलिस ने दमन का चक्र चल रखा है और फौजी कानून लागू कर दिया है। गरीबों के घर जलाए जा रहे हैं। लाला समरकांत जब वहां पहुंचते हैं तो उनके ग्रामीणों की दुर्दशा और पुलिस की बर्बरता पता चलता है। उनको पता चलता है। गुदर चौधरी उन्हें बताते हैं कि कैसे सलीम, जो कभी अमरकांत का मित्र था, अब निर्दयतापूर्वक लोगों पर हंटर चला रहा है। सलोनी काकी जैसी वृद्ध महिला को भी लहूलुहान कर दिया है हंटर चला के। क्रोधित समरकांत सलीम से मिलने डाक बंगले की ओर जाते हैं और रास्ते में ही सलीम से उनकी मुठभेड़ हो जाती है। समरकांत सलीम को उसकी पशुता और अधिकारों के दुरुपयोग के लिए कड़ी फटकार लगाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि हुकूमत का नशा उसे अंधा बना रहा है। सलीम अपनी सफाई में प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण की गुस्ताखी को तर्क देता है, लेकिन समरकांत उसे समझाते हैं कि अन्याय से प्रजा का दमन नहीं किया जाता। इस संवाद के दौरान सलीम के भीतर का दबाव मानविक भाग जागने लगता है। वो अब समरकांत के प्रभाव में आकर अपनी कठोर नीति बदलने पर विचार करता है और बाद में बदलकर वो भी जेल चला जाता है। सलीम का पश्चाताप और ग्रामीणों के साथ मेल। प्रातःकाल लाला समरकांत जो सलीम को लेकर सलोनी काकी के घर पहुंचते, जहां सलोनी काकी सलीम को देखकर भड़क उठती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। समरकांत बीच में बचाव करते हैं और ग्रामीणों को समझाते हैं कि सलीम वास्तव में अमरकांत के भाई के समान है। अपनी गलतियों पर वो शर्मिंदा भी है। माफी मंगवाने के लिए वहां पे लेके गए थे। समरकांत के उपदेशों और सलीम की विनम्रता ने ग्रामीणों का दिल जीत लेते हैं वो लोग। और सलोनिका की जो अभी तक गाली दे रही थी सलीम के माफ़ी मांगने, उसे पुत्रवत स्नेह देती है, माफ़ी मांगती है, पुत्रवत स्नेह भी देती है। सलीम अनुभव करता है कि भलमनसी और सहानुभूति से ग्रामीणों को जीतना कहीं अधिक आसान है। इस अवसर पर सलीम ग्रामीणों के इलाज के लिए 100 रुपये भेंट भी वहाँ पे करता है और समरकांत उसमें अपनी ओर से 900 रुपये मिलाकर बड़ी सहायता राशि प्रदान करते हैं सभी को। यह घटना दिखाती है कि प्रेम और सद्भावना के माध्यम से बड़े-बड़े संघर्षों को भी टाला जा सकता है और कैसे एक अधिकारी का हृदय परिवर्तन पूरे क्षेत्र में शांति ला सकते हैं। जेल में समरकांत का अत्यधिक जागरण और आत्मनिरीक्षण। जेल में रहते हुए अमरकांत ग्रामीणों पर हुए अत्याचारों की खबर सुनकर अत्यंत दुखी होते, निराश होते हैं और सब कुछ उन्हें शून्य और ईश्वरविहीन उन्हें जान पड़ता है। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और उनकी अदूरदर्शिता के कारण गरीबों पर इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, ये वो सोच रहे थे। इसी मानसिक संकट में की घड़ी में उसे ज्ञात होता है कि वे उसके पिता समरकांत ने सलीम के साथ मिलकर ग्रामीणों की सेवा शुरू कर दी है और सुखदा भी जेल में तपस्या कर रहे हैं। ये जानकर कि उसके परिवार के सदस्यों में ऐसा सात्विक परिवर्तन आ गया है, अमरकांत का ईश्वर से विश्वास पुनः पुनः वो जागरूक हो जाता है। उन्हें अनुभव होने लगता है कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई दैवीय प्रेरणा का कार्य कर रही होती है और वो स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित भी कर देते हैं। उसके भीतर का वो पुराना विद्रोह और संशय समाप्त हो जाता है। उसके आत्मिक शांति भी उन्हें प्राप्त होती है। वो अपने जेल जीवन को एक सजा नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का साधन वो समझने लगता है। उसके बाद काले खां, जो पहले भी उसके साथ एक तरह से परिचय हो चुका होता है, उनका एक प्रसंग है छोटा सा। लखनऊ जेल में अमरकांत की भेंट काले खां से होती है, जो कभी एक अपराधी था लेकिन ईश्वर का परम भक्त बन चुका है। काले खां अमरकांत की जगह स्वयं चक्की पीसता है ताकि अमरकांत को कष्ट ना हो, उसे सेवा का महत्व समझाता है। एक दिन जेलर काले खां को नमाज पढ़ते समय लात मारता है और उसे बुरी तरह पीटता है क्योंकि उसने नमाज बीच में छोड़ने से मना कर दिया था। काले खां मरते दम तक अल्लाह अकबर करता रहता है और उसने अमरकांत का तथा अन्य कैदियों को जेल से बदला लेने बजाय क्षमा करने का उपदेश भी वो देता है। काले खां की यह अविश्वसनीय सहनशक्ति, ईश्वर निष्ठा अमरकांत के हृदय में गहराई तक उतर जाती है। काले खां वहाँ पे मर जाता है। उसकी मृत्यु ने अमरकांत को सिखाया कि वास्तविक शक्ति पशुबल में नहीं बल्कि आत्मबल विश्वास में है। काले खां का यह बलिदान अमरकांत के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जिसने उसे जीवन के अंतिम सत्यों और मानवता की महानत का बोध कराया हो। सलीम का विद्रोह, उसकी गिरफ्तारी। सलीम ने ग्रामीणों की दुर्दशा देखकर अपनी रिपोर्ट में लगान कम करने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। उसे पद से हटा भी दिया। सलीम ने सरकारी गुलामी त्याग दी और सक्रिय रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। जब नया अधिकारी मिस्टर घोष ग्रामीणों के मवेशियों को कुर्क करने का और उन्हें कसाईयों को बेचने आया तो सलीम ने कसाईयों के सरगना से संघर्ष किया और मवेशियों को मुक्त करवाया। मवेशियों मतलब जो पशु और जो पालते पशु, गाय भैंस बकरी, ये सब होते हैं।
इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी भीषण झड़प हुई, जिसमें कई लोग हताहत हुए। सलीम ने मिस्टर घोष को अत्याचारों का विरोध किया। अंततः दोनों में हाथापाई हुई, जिसके बाद सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम का यह पूर्ण रूपांतरण दिखता है कि कैसे एक विलासी युवक भी न्याय के पथ पर चलकर अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो जाता है। अब वो अमरकांत के साथ जेल में एक ही उद्देश्य के लिए खड़ा था। जेल में अमरकांत और सलीम का वैचारिक संबंध। सलीम भी लखनऊ जेल पहुंच जाता है, जहां अमरकांत उसका स्वागत एक मित्र और योद्धा की भांति करता है। सलीम उसे ग्रामीणों पर हुए भीषण पुलिस दमन और मिस्टर घोष के साथ अपने टकराव को पूरी कहानी वहां पे सुनाता है। दोनों के बीच अहिंसा और सशक्त क्रांति को लेकर गंभीर चर्चा होती है। सलीम का मानना है कि शक्ति के बिना न्याय नहीं मिल सकता, जबकि अमरकांत उसे समझाते हैं कि असली विजय हृदय परिवर्तन में है और सत्य पर टिके रहने पर ही है। अमरकांत वहां पे तर्क देते हैं कि पशु बल अंततः हारता है, केवल त्याग ही समाज के में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। वो सलीम को विश्वास दिलाते हैं कि भारत की मुक्ति का मार्ग आपस के भेदभाव को मिटाने तथा सेवा भाव को अपनाने में भी है। जेल की कोठरी में उनकी यह बातचीत केवल दो मित्रों का संवाद नहीं, बल्कि दो विपरीत विचारधाराओं का मंथन भी है, जो समरकांत को अपनी आध्यात्मिक निष्ठा से सलीम को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं एक तरह से। नैना का नेतृत्व और महान बलिदान। पठान की गिरफ्तारी के बाद शहर में भारी उत्तेजना फैल जाती है और लाला समरकांत तथा रेणुका देवी ने भी जनता को संगठित कर स्वयं को गिरफ्तार करने के लिए पेश कर देते हैं। आंदोलन के मुख्य नेताओं के जेल चले जाने पर नैना, अमरकांत की जो बहन होती है, मैदान में उतरी और उसने हजारों की भीड़ का नेतृत्व लिया। म्युनिसिपालिटी बोर्ड के दफ्तर की ओर एक विशाल शांतिपूर्ण जुलूस वो लेकर चलती है, जहां लोग अपने अधिकारों के लिए नारे लगा रहे हैं। नैना के पति मनीराम ने अपने व्यापारिक स्वार्थ और अहंकार के कारण जुलूस को रोकने का प्रयास किया और उत्तेजना में आकर नैना पर ही गोली चला दी। नैना की मौके पर ही मृत्यु हो गई, और लेकिन उसके इस महान बलिदान ने पूरे शहर और म्युनिसिपल बोर्ड को हिला कर रख दिया। बोर्ड के प्रधान हाफिज हलीम ने हार स्वीकार की और नैना को देवी और शहीद मानकर गरीबों के लिए वो जमीन मुफ्त में देने का फैसला वहाँ पे करते हैं। नैना की यह शहादत आंदोलन की सबसे बड़ी विजय साबित हुई, और जिसने अन्याय की दीवारों को ढा दिया, खत्म कर दिया। स्वाधीनता और नवीन कर्मभूमि के संकल्प। नैना के बलिदान के बाद सरकार को झुकना पड़ा और सभी कैदियों की रिहाई का आदेश जारी हुआ। सुखदा, रेणुका, पठान जेल से बाहर निकली, लेकिन नैना के मृत्यु के शोक ने उनकी विजय को करुण बना दिया। रिहाई के समय अमरकांत और सुखदा का जेल में ही मिलन हो गया, जहां दोनों अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम का सम्मान व्यक्त करते हैं। सेठ धानीराम, जो कि अब पूरी तरह टूट चुके थे, जेल आकर घोषणा करते हैं कि सरकार ने लगान के मामले में जांच के लिए 5 आदमियों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें अमरकांत और सलीम मुख्य सदस्य होंगे। सभी पात्र जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं, और जहां लाला समरकांत, हाफिज अलीम और डॉक्टर शांति कुमार उनका स्वागत करते हैं। अमरकांत को अपनी पुरानी भूलों एवं हुए जान माल के नुकसान का दुख है, लेकिन सुखदा उसे ढाढ़स बंधाती है और ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। समाज में एक नई जागृति आई है। अंत में सभी मिलकर पुनः हरिद्वार जाने के और वहां सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लेते हैं, जिससे उपन्यास की एक नई आशा और कर्मभूमि के प्रति समर्पण के साथ समापन वो होता है। तो ये था आपके लिए जो टोटल कर्मभूमि का उपन्यास। अंतिम उपन्यास जो आपके लिए बचा था वो उसको भी मैंने ख़त्म कर लिया है, और बाकी 2 ही काव्य, बड़े बड़े काव्य बचे हुए, यशोधरा और कुरुक्षेत्र, जो कि और बस 10 दिन के अंदर अंदर मैं ख़त्म करवा दूंगा। अप्रैल 31 या फिर मई 1 आपके लिए पहला मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पेडागोजी का सेक्शन भी आपको कवर करवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। बस इसके जो MCQ पार्ट है, हर एक भाग से मैंने 50-50 MCQ तैयार कर लिया है। शायद एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, तो देखता हूँ 2 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश मैं पूरी करूँगा। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर उसे डाउनलोड करके फिर से पढ़ सकते हैं। बस इतना ही था। रहता हूँ, धन्यवाद सभी को।